हेलो एवरीवन, आज हम एक बार फिर से अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जहां पे हम बात करेंगे आज जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जहां पे हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज हम उसी से आगे बात करेंगे जहां पे हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस ये टर्म्स होती है। बात क्लियर हो रही है? आज हम उसी से आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में किस तरीके से वर्किंग होती है, क्या क्या हम कई बार इनके टर्म्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो आपको अगर यदि बोल दिया जाए लैब में जाओ और लैब में जाके आप कोई वर्किंग करो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, तो आप क्या करोगे? आपको तो बस कंपाउंड दिखने चाहिए। कोई भी दो कंपाउंड दिखे, उठाया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, चलो भाई हो गया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपको ना तो ये पता है कि जो कंपाउंड ए ले रहे हो इसकी क्या क्वांटिटी है, ना आपने बी कंपाउंड ले रहे हो उसकी कोई क्वांटिटी को मेजर किया। दोनों को तो बस आपने मिक्स कर दिया, देखा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, बाढ़ में जाए। बात क्लियर है? मतलब कोई मेजरमेंट नहीं है। सिमिलर तरीके से अगर यदि हम यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहां पे अगर यदि हम कोई भी सेल बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास में कोई ना कोई तो कंटेनर होगा। जब हम कोई भी सेल बना रहे हैं तो कंटेनर में बनाना पड़ेगा, और कंटेनर ले रहे हैं, मान लो सपोज करो हमारे पास में ये कोई भी कंटेनर है। क्लियर है? अब ये जो कंटेनर हम लेने लग रहे हैं, इस कंटेनर का हमें साइज नहीं पता है। साइज का मतलब है कई बारी तो लोग क्या करते हैं कि भाई छोटा कंटेनर ले लो जिसका साइज 10 सेंटीमीटर है। लो भाई ये ले लो, 10 सेंटीमीटर का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी हमारे वो कंटेनर हो, वो ले लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई इसके साइज को बड़ा बना दो, लो ये भाई ये 100 सेंटीमीटर का ले लो। तो वो कितने भी साइज का, मतलब इसका कोई कंटेनर का ये साइज कोई फिक्स नहीं है हमारे पास में कि भाई ये सिर्फ इतना ही लेना है, कोई मेंशन नहीं है। बात क्लियर है? अगर यदि फिक्स नहीं है तो हमारे पास में इस कंटेनर का जो साइज है वो हमारे पास में फिक्स नहीं है, नहीं है वो फिक्स। बात क्लियर है? अब ये जो कंटेनर है जब इसका कोई ना कोई साइज है तो ये ऑब्वियस सी बात है इसकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी। जब लेंथ है तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा। और जब हम ये फिक्स नहीं ले रहे हैं कि भाई ये इतने ही डिस्टेंस का है, इतने ही इसकी लेंथ होगी, तो हम इसका वॉल्यूम भी ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स है। जब हमारे पास में छोटा कंटेनर है तो इसका वॉल्यूम छोटा होगा, और जब ये बड़ा कंटेनर ले लिया तो इसका वॉल्यूम बड़ा होगा। बात क्लियर है? तो जब साइज ही फिक्स नहीं है तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं मिलेगा। क्लियर? अब हम इसमें कोई भी कंपोनेंट डालते हैं, कंपोनेंट का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें पुट डाउन करते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें डाल दिया। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, इस इलेक्ट्रोलाइट को जैसे NaOH डाल रहे हैं, हमें ही नहीं पता, NaCl डाल रहे हैं, हमें ही नहीं पता है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। हमें नहीं पता है कि इसमें जो प्रेजेंट है वो कितनी क्वांटिटी का है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये भी हमें नहीं पता है। इसकी कंसंट्रेशन भी फिक्स नहीं है। अपनी मर्जी आई उतना इस कंटेनर को भर दिया है। बात क्लियर होगी? अगर यदि हमें कुछ भी चीज नहीं पता है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से हमारे पास में सेल जनरेट थोड़ी हो रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट डालने के अलावा हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स भी पुट डाउन करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड डिप करते हैं। अब इलेक्ट्रोड जो हमने डिप किया है, जो इलेक्ट्रोड हमने डिप कर दिया, ये इलेक्ट्रोड, अब ये इलेक्ट्रोड कितनी दूरी पे रखे होंगे, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे होंगे, ये भी हमें नहीं पता है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं भाई इसको यहां पे रख दो, लो ये लो। कुछ कह रहे हैं कि यहां पे नहीं, यहां पे रख दो। मतलब इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी ये भी हमें नहीं पता है। किसके बीच में? इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी ये भी हमें नहीं पता है। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कोई फिक्स नहीं है। बात क्लियर हो गई? अगर यहां पे हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास कोई चीज फिक्स नहीं है। ना तो हमारे पास साइज, कंटेनर का साइज कितना होगा, ना उसका वॉल्यूम, ना उसका कंसंट्रेशन, और ना ही उनके बीच की जो डिस्टेंस है। तो यहां से हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनते हैं। जब हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं
तो फिर हम इसमें, क्योंकि हमने एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी देनी पड़ती है, बात क्लियर हो रही है। यहां से हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनते हैं। लेकिन अगर यदि हम सपोज करो अब इसमें से कुछ कुछ क्वांटिटीज को कॉमन लेना स्टार्ट कर देते हैं हम, क्योंकि इसमें जो ये सेल बनाने लग रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम इसकी कोई ना कोई तो कंडक्टेंस निकालना चाहेंगे, हम इसमें से कोई ना कोई पार्ट निकालना चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लो सपोज करो अब इसी में से कोई एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि हम एक क्यूबिकल पार्ट ले रहे हैं, ध्यान से अगर यदि आपने सुना होगा तो हम एक क्यूबिकल पार्ट की बात कर रहे थे, क्लियर है। तो हमने वहां पे बात की अगर यदि मेरे पास में मैं कोई भी इसमें से एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं, उठाऊं और मैं बाहर ले लूं, जहां पे मैंने एक छोटा सा पार्ट इसमें से बाहर लिया और वो ले लिया ये वाला, मान लो सपोज करो ये ले लिया, जिसमें अगर यदि हम इसके कोई भी इलेक्ट्रोड बना रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोड बनेंगे वो दो बनेंगे। अब जब क्यूब है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी लेंथ बराबर, हाइट बराबर और वेड्थ बराबर, सारी चीजें बराबर होती है। अगर यदि इसके बीच का, मान लो मेरे ये दो इलेक्ट्रोड है, कोई भी ये दो सरफेस ले लिए और उन दोनों सरफेसेस को मैंने इलेक्ट्रोड बोल दिया, ये जो दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, क्लियर है, इन दोनों को मैं किसी भी बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो उससे पहले अगर यदि मैं एक क्यूब की बात कर रहा हूं तो इस क्यूब का साइज क्या होगा, क्यूब का साइज तो फिक्स होगा, बात क्लियर है। क्यों, क्योंकि हम जो एक पार्ट निकालने लग रहे हैं, क्योंकि हम मीजर करना चाहते हैं इसमें कंडक्टेंस, हम इसमें मीजर करना चाहते हैं कि इसमें कितनी अमाउंट लें, क्योंकि ये तो हमारे पास फिक्स नहीं है, लेकिन हम किसी के थ्रू तो कैलकुलेट करेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक छोटे पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं और अगर यदि उसी के बराबर सारी वैल्यूज को मान लेंगे कि इसमें टोटल कितने पार्ट है, उसी के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास में हमने एक छोटा सा पार्ट इसमें से लिया जिसका कोई भी साइज है, कोई लेंथ है और कोई विड्थ है। तो अगर यदि इसका साइज देखें तो वो साइज फिक्स है। अब जब साइज फिक्स है तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है तो इसके अंदर जो भी कंसंट्रेशन भरी होगी, जो भी इसमें अमाउंट होगा या जो भी इसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो कंपोनेंट उसकी कंसंट्रेशन भी फिक्स ही है। और जैसे फिक्स है तो इलेक्ट्रोड कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, वो इतनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स है। और जैसे हम इनको इलेक्ट्रोड्स को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हम बहुत आसानी से इसमें से मीजर करते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कंडक्टिविटी को हम हमेशा किसी भी एक क्यूबिकल पार्ट में मीजर करने लग रहे हैं। क्यूबिकल पार्ट में क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन यहां पे है। यहां पे हमारे पास सारी की सारी कंसंट्रेशन भी फिक्स है, साइज भी फिक्स हो गया, वॉल्यूम भी फिक्स हो गया और साथ में कंसंट्रेशन भी फिक्स हो गई। क्लियर है, इसको तो हमने बोल दिया कंडक्टिविटी। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, अब जैसे हमने कंडक्टिविटी इसको बोले तो हम यहां पे अब सपोज करो जो मेरे पास में कंटेनर लेने लग रहे हैं। अब हमारे पास में हमने ये नहीं पता कि भाई यहां पे इस कंपाउंड की, जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें हम कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, यहां पे इलेक्ट्रोड कहां है। हम किसी भी एक कंटेनर को ले लेते हैं, मान लो सपोज करो यहां पे हमने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर का साइज हमें नहीं पता है, अभी भी हमें इसका साइज नहीं पता है, अभी भी हमें इस कंटेनर का साइज नहीं पता है। अब जब साइज नहीं पता है तो वॉल्यूम भी हमें नहीं पता है। इसका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है। इसका अगर यदि साइज मान लो छोटा है तो इसका वॉल्यूम भी छोटा होगा, अगर यदि इसका साइज बड़ा है तो इसका साइज भी, अगर साइज बड़ा है तो वॉल्यूम भी बड़ा होगा। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, अब इस कंपोनेंट में यहां पे जो हम इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट जो फिल करने वाले हैं, यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो मान लो सपोज करो मैं 1 मोल कंपोनेंट ले लेता हूं, 1 मोल कंपोनेंट इसमें डाल देता हूं। जैसे ही मैंने इसमें 1 मोल कंपोनेंट डाला
एक मोल कंपोनेंट इसमें ऐड किया, जो इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं वो 1 मोल ले लिया, मतलब मेरी कंसंट्रेशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब इसमें मैंने कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया, 1 मोल कंपोनेंट ऐड किया। क्लियर। अब जो मैं इलेक्ट्रोड्स पुट डाउन कर रहा हूं वो किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे पुट कर देता हूं कि भाई मान लो ये मेरा 1 सेंटीमीटर है, इस डिस्टेंस पे मैंने रख दिए। जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर पे रखा तो मेरे पास में इसकी जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स हो गई, ये हो गया। अब यहां से हम निकालना चाहते हैं, जैसे ही ऐसे कोई भी कंपोनेंट होंगे तो ऐसे कंपोनेंट जहां पे कंसंट्रेशन 1 मोल होगी, डिस्टेंस उसकी फिक्स होगी, लेकिन वॉल्यूम हमें उसका पता नहीं है। वॉल्यूम उसका कोई भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर क्यूब या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हमें नहीं पता है। तो जब भी 1 मोल कंपोनेंट प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट का, तो ऐसे कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर्मेशन होती है, ऐसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को हम मोलर कंडक्टेंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मोलर कंडक्टेंस, सिर्फ यहां पे कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ ही वेरिएशन मिलेगा। बात क्लियर है। तो हमारे पास में ऐसे टर्म को क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मोलर कंडक्टेंस। कब, जब मेरे पास जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो 1 मोल ले रहे हैं और डिस्टेंस उनके बीच की फिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास में उसको बोल देते हैं मोलर कंडक्टेंस। और जब हम मोलर कंडक्टेंस लिखते हैं तो इसको इंडिकेट करते हैं लैम्डा एम से, इनको इंडिकेट करते हैं लैम्डा एम। लैम्डा एम को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, कैसे भी लिखो, लैम्डा एम, इनको इंडिकेट करते हैं लैम्डा एम से। क्लियर है। अब लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो यहां से हमने क्या देखा है कि भाई एक पार्ट को, किसी भी एक छोटे से हिस्से का अगर यदि हम कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, अगर यदि मान लो यहां पे हम ये चेक कर ले इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, और इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्ट, जहां पे उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, साइज उसका 1 सेंटीमीटर, जहां पे ये कंसंट्रेशन तो सभी में फिक्स होगी, डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स की भी फिक्स होगी। तो अगर यदि कोई भी एक छोटा सा पार्ट उसमें से निकाल लेते हैं और उसकी कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, हम जब टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या होगा, उसकी मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यदि हम मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, मोलर कंडक्टेंस जिसका फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम, वो किसके बराबर हो गया कि हम इसके एक छोटी सी यूनिट का हिस्सा निकाल ले, एक छोटा सा पार्ट निकाल ले, तो हम उसमें से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर यदि हम एक छोटे हिस्से को निकाल रहे हैं तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, उसको तो हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी चेक कर ले, कितना पार्ट है उसका, तो वो उस पर डिपेंड करेगा टोटल वॉल्यूम कितना है। अगर यदि हम ये चीज निकाल लेते हैं तो हम बहुत आसानी से लैम्डा एम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है। जैसे हमने लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास में कंपोनेंट कितने हैं, 1 मोल प्रेजेंट है, वॉल्यूम ले रहे हैं, तो हम अगर यदि यहां से बात करते हैं, यहां से बात करते हैं लैम्डा एम, कंडक्टिविटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, कापा से, दैट इज के। वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया V इन ml, कोई भी ml क्वांटिटी उसके प्रेजेंट है, सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब को हम ml में ही इंडिकेट करते हैं। बात क्लियर है। ये मेरे पास में बन गया। अब मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसकी टर्म में, कंसंट्रेशन की टर्म में निकालना है। अब वॉल्यूम को किस क्वांटिटी में दे रखा है, मोल्स की टर्म में, तो हमने पढ़ा है मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ml में, और ml में है तो हम इसको क्या कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर। हम तो निकालना क्या चाहते हैं, V वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो V वॉल्यूम इधर आ गया तो ये बन गया मोलरिटी, नीचे ऊपर आ गया N अपॉन मोलरिटी इंटू 1000 इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में V ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। और हमने बोला क्या, कितने मोल ले रहे हैं, 1 मोल लेने लग रहे हैं। 1 मोल लिया
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन गया 1 मोलैरिटी, और ये ऊपर 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इज इक्वल टू 1000 मोलैरिटी। तो हम यहां पे इसको उठाते हैं और पुट डाउन कर देते हैं, यहां पे इसको पुट करते हैं, तो लेमडा m इज इक्वल्स टू कापा इंटू VML की जगह पे क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं, तो 1000 मोलैरिटी। तो हमारे पास ये कंपोनेंट बन के आ गया और हमारा फॉर्मूला बन गया लेमडा m इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 मोलैरिटी। बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास में ये रिलेशन बन के आ गया। अब हम बात करते हैं कापा की 1000 मोलैरिटी। कापा की वैल्यू क्या बनती है, कापा हमारे पास में बनता है कंडक्टिविटी, ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या बनता है, कंडक्टेंस, जिसको हमने C से इंडिकेट किया, वो बिल्कुल अपोजिट होता है रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है 1 भाई रो था, वो हो जाएगा 1 रो, ऊपर क्या आ गया एरिया, नीचे क्या आ गया लेंथ, यही बना। तो अगर यदि हम कंडक्टेंस की यूनिट निकाल रहे हैं, कंडक्टेंस की तो यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स, और ये बन गया हमारे पास में कापा, तो दैट इज कापा इंटू एरिया अपॉन लेंथ, और ये किसके इक्वल था, कंडक्टेंस के इक्वल था। कंडक्टेंस हम यहां से इसकी यूनिट निकाल रहे हैं कापा की, तो अगर यदि हम इसी वैल्यू को यहां पे पुट डाउन कर देते हैं, यहां पे पुट करें, तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कापा की जगह पे क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा लेमडा m कापा की जगह पे, तो C इंटू L इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा एरिया, एरिया आ गया, और इंटू m आ गया, ये आ गया। दूसरा हमारे पास में अगर यदि मैं इस फॉर्मूले को यहां पे लिख रहा हूं, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कापा इंटू एरिया अपॉन लेंथ, ये आ गया। और कंडक्टेंस किसका अपोजिट है, आपको किसी भी टर्म में रिएक्शन दी, क्वेश्चन में कोई भी चीज दी हो सकती है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या बनता है, कंडक्टेंस होता है 1/r, तो लेमडा m इज इक्वल्स टू 1/r इंटू 1000 इंटू लेंथ अपॉन a इंटू m। तो हमारे पास में एक और रिलेशन बन के आता है, जिसको हम यहां से बोल सकते हैं, आपको कोई भी टर्म गिवन हो सकती है, आपको सब चीजें क्वेश्चन में गिवन मिल सकती है, आपको रेजिस्टेंस भी गिवन मिल सकता है, लेंथ भी गिवन मिल सकती है, कंसंट्रेशन भी गिवन मिल सकती है, उसके बाद पूछ ले जाए आपसे बताओ कि लेमडा m निकालो, आपको कंडक्टेंस दे दे, लेंथ दे दे, या इनमें से कोई भी एक चीज दे दे, आपको बोल दिया जाए, मान लो सपोज करो कि आपको रेजिस्टेंस दे दिया और कह दे कि फाइंड कीजिए, उसमें सारी चीजें कैलकुलेट करवा ले, क्या क्या आपको सिर्फ ध्यान देना है, क्वेश्चन के टाइप किस टाइप से पूछा जा सकता है, आपको रेजिस्टेंस दे दे, ठीक है, अब दूसरा एक कोई भी कंसंट्रेशन टर्म दे दे, रेजिस्टेंस दे दिया, कंसंट्रेशन दे दिया, और एक कोई भी लेंथ दे दे, और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ हमारे पास में अगर यदि ये चीजें हैं तो क्या उसकी कंडक्टेंस होगी, क्या उसकी कंडक्टिविटी होगी, क्या उसका सेल कांस्टेंट होगा, क्या उसका लैम्डा m होगा, मतलब हर चीज आपसे उसमें से आइडेंटिफाई करवाया जा सकता है। बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला तो ये बना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में ये बना। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, यहां पे लैम्डा m की यूनिट आती है, यूनिट कि इसकी यूनिट क्या होगी, भाई हमें ये बताओ, ये आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसकी यूनिट क्या है। तो हमें एक बात पता है, कापा की यूनिट क्या होती है, कापा की यूनिट होती है, ये तो होम इनवर्स, लेंथ इधर आएगा तो लेंथ ऊपर मल्टीप्लाई मीटर, और वो मीटर स्क्वायर नीचे जाएगा, यह सेंटीमीटर इनवर्स, हम ये बात लिख रहे हैं। यूनिट किसकी बनी है, ये कापा की यूनिट बनी है। तो कापा की यूनिट बनी, वो यहां पे पुट डाउन करेंगे, लेमडा m की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, तो लेमडा m किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा कापा, कापा की यूनिट क्या है ओम इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं साइमन इनवर्स, पहले इसमें लिख लो सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 की तो कोई यूनिट नहीं है। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, पर लीटर का मतलब
क्योंकि हम यहाँ पे सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो सेंटीमीटर इनवर्स का क्यूब, इनवर्स का क्यूब। अब ये टर्म ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स बन जाएगा। तो मेरे पास ये यूनिट बन जाती है लैम्डा एम की। क्या बन गई, लैम्डा एम की वैल्यू क्या आ गई, यूनिट क्या आ गई, वो आ गई ये। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट का बहुत खास ध्यान रखना है इसमें, जो कोई भी यूनिट गिवन होगी उसमें आपको यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई है ना। तो यूनिट जैसे आप निकालोगे तो आपको डायरेक्टली पता हो जाएगा कि हमारे पास में किस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको यूनिट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली मेंशन कर लेना। कई बार ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि राइट डाउन द यूनिट ऑफ लैम्डा एम, क्या होती है। बात क्लियर है। तो ये था हमारे पास में मोलर कंडक्टेंस। क्लियर हो गया, बिल्कुल एकदम कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे पास में मोलर कंडक्टेंस होता क्या है, किस तरीके से हम उसको इंडिकेट करते हैं। दूसरी हमारे पास में टर्म बन के आती है, दूसरी टर्म क्या बन के आती है, दूसरी टर्म हमारे पास में बनी जिसको हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिमिलर है। अगर यदि हमें मोलर कंडक्टेंस समझ आ गया तो सिंपल सा काम है। अगर यदि मेरे पास में ये कोई भी कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने इलेक्ट्रोड रखे और वो एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे, कंटेनर का साइज कोई फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम फिल कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, अगर यदि मैं इसको 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट ले लेता हूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लेता हूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर यदि मैंने इसमें ऐड कर दिया तो मेरे पास में क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लेके आते हैं, बिल्कुल ले लो भाई, वही सेम काम है। क्या, अगर यदि हम इसमें कंडक्टेंस चेक करना चाहते हैं, कब, जब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो जितना एक छोटे से पार्ट का जो कंडक्टेंस होगा या कंडक्टिविटी होगी वो कापा होगी, इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में इसमें से जो निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट। लैम्डा इक्विवेलेंट से इसको इंडिकेट करते हैं लैम्डा EQ से। तो हमारे पास में क्या बन गया, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कापा इनटू वॉल्यूम। बात क्लियर है। अब वॉल्यूम को अगर यदि हम नॉर्मेलिटी के टर्म में इंडिकेट करते हैं तो इक्विवेलेंट से हमारे पास में क्या टर्म निकल के आती है, नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में, तो 1000 ऊपर चला जाता है, चला गया। हम तो V वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो V ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। तो इस वैल्यू को हम उठाते हैं और इसमें पुट डाउन कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या बन गया, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कापा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो हमारे पास में ये रिलेशन निकल के आ गया, जहां पे हमने बोला कि लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर है, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। अब कापा को आप उसी सिमिलर तरीके से आप डिसोसिएट कर सकते हो। जैसे आप तोड़ोगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या बन के आएगा, लेंथ ऊपर 1000 ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, रेजिस्टेंस नीचे ए फॉर एरिया इंटू N फॉर नॉर्मेलिटी, रेन RAN, पीछे राम बना था, यहाँ पे RAN बना है। बात क्लियर है। अब यहाँ पे इसकी यूनिट, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, दोनों फॉर्मूला में कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, तो उनके बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब यहां पे अगर यदि हम देखें दोनों में से इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, कापा की यूनिट तो हमने देखी है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी, क्योंकि 1000 की तो कोई यूनिट नहीं है, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय का मतलब सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, क्योंकि हमारे पास में वॉल्यूम आता है डिवाइड में। ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या होगा, सिर्फ सिंपल सा चेंज आएगा और वो ये आएगा,
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। तो हमारे पास में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। तो हमारे पास में ये यूनिट बन गई, किसकी बनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। बात क्लियर है, इस टर्म को हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर यदि ये चीजें समझ में आ गई और आपने पीछे कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, तो आपने इन दोनों के बीच में रिलेशन जो लिखना है उसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे मान लो आपने जो पीछे पढ़ा है नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है n इज इक्वल्स टू n मामी, ये पढ़ा था, नानी इज इक्वल्स टू n मामी। मतलब ये था नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, ये रिलेशन बन के आ रहा था, ये बना था। अगर यदि मेरे पास में ये रिलेशन बने लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये क्या बने 1000 इंटू कापा अपॉन नॉर्मेलिटी, ये बने। तो अगर यदि ये बना है मेरे पास में, तो नॉर्मेलिटी को अगर यदि मैं कंसंट्रेशन टर्म में देखूं तो ये इसके बराबर होता है। तो नॉर्मेलिटी की जगह पे हम यहां पे लिख देते 1000 इंटू कापा अपॉन नॉर्मेलिटी की जगह पे n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, ये बन के आ गया। अब ये जो बने मेरे पास में क्या बने 1000 इंटू कापा अपॉन n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। अगर यदि मैं यहां पे देखूं तो ये मेरा रिलेशन क्या बन के आ रहा है, ये बना मेरा लैम्डा m, और लैम्डा इक्विवेलेंट इसके बराबर दे रखा है, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के अपॉन मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो ये वाली टर्म बनी मेरी लैम्डा m के बराबर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन n फैक्टर इंटू लैम्डा m, ये बना है। तो n फैक्टर अगर इधर आएगा तो लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू n फैक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा m। आपसे अगर यदि डायरेक्टली पूछा जाता है आइडेंटिफाई कीजिए लैम्डा इक्विवेलेंट इफ लैम्डा m इज गिवन, इक्विवेलेंट निकालना है लैम्डा m निकाल दो। आपको क्या पता होना चाहिए, n फैक्टर पता होना चाहिए। बात क्लियर है, तो अब बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इन दोनों के बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस। क्या होते हैं, बहुत आराम से बिल्कुल समझ से, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके बीच में कि हमारे पास में क्या रिलेशन बना है, क्या किस तरीके से हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं, या हम इसकी क्या वैल्यू ले। क्लियर हो गया, तो हमें ऐसे इनकी वैल्यूज को सॉल्व करना है। अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या न्यूमेरिकल से या किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। क्लियर है, जैसे मान लो सपोज करो आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल दे दिया, आपसे कह दिया अगर मेरे पास में कोई भी एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में NaCl है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पहले हम एक छोटा सा कर लेते हैं। कंडक्टिविटी की वैल्यू है 0.002 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी कंडक्टिविटी है वो ये है। इसकी जो कंसंट्रेशन है जिसको हम बोल रहे हैं मोलैरिटी, कंसंट्रेशन है वो इसकी 1 मोलर है या 0.5 मोलर ले लो। कैलकुलेट कीजिए लैम्डा m, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, लैम्डा m इज इक्वल्स टू कापा दैट इज 0.002 इंटू 1000 अपॉन 0.5, यही होगा। हमने तो यही फॉर्मूला पढ़ा है, 0.5 इससे डिवाइड कर दिया, मोलैरिटी है तो मोलर है, तो सीधी सी बात है, इसकी सिंपल सी यूनिट बन रही है। तो हम इसको क्या करें 1000 से मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि भाई यहाँ से हम जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये नीचे 1000 आएगा
और ऊपर चला जाएगा 10, तो इसको हम लिख देते हैं 5। 5 2 जा 1000 से 1000 कैंसिल, 2 इंटू 2 दैट इज 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है, यूनिट का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो हमने लैम्डा एम निकाल दिया, बात क्लियर है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया, आपसे कह दिया लैम्डा इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। लैम्डा इक्विवेलेंट NaCl के लिए लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हम क्या कहते हैं भाई NaCl है। अब सोल्ट का हमें एन फैक्टर निकालना है। सोल्ट का एन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर। चाहे तो हम पॉजिटिव चार्ज ले चाहे हम नेगेटिव चार्ज ले, जितनी अमाउंट में उसका चार्ज है उससे वही उसका एन फैक्टर होता है। तो इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, Na पॉजिटिव बनेगा प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। तो Na पॉजिटिव मतलब +1 चार्ज, एक चार्ज ले लेते, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है आपको, तो +1 एन फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू लैम्डा एम बनते हैं। एन फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा एम इंटू 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 4। तो हमारे पास में यही वैल्यू आ गई, और बस इसकी यूनिट को कैंसिल कर दो, चेंज कर दो, सिर्फ वहां पे क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो लैम्डा इक्विवेलेंट निकल जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब अगर यदि मान लो सपोज करो कापा की वैल्यू ये दे दी, यहां से आपको कैलकुलेट करवा ले। कापा की वैल्यू ये है जहां पे आपको बोल दिया जाए कि कोई भी एक आपका अगर यदि मान लो कोई भी सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर, ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो आपका कोई भी सर्कुलर वायर है, इस सर्कुलर वायर में जो भी है उसकी रेडियस, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। मान लो सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एक सर्कुलर वायर है, इसकी रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, जिसकी कंडक्टिविटी ये है। कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट कंडक्टेंस, कैलकुलेट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू x। बात क्लियर हो गई। ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मुझे सबसे पहली बात है जब कंडक्टेंस निकालूंगा तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कापा इंटू एरिया अपॉन लेंथ, इसके बराबर होता है। कंडक्टेंस का फॉर्मूला तो ये होता है। मेरे पास में कंडक्टिविटी है, बिल्कुल है, ये रही। क्या मेरे पास में एरिया गिवन है, नहीं है। क्या मेरे पास में लेंथ गिवन है, नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, अरे भाई सर्कुलर वायर है, सर्कल है, सर्कल का लेंथ अगर यदि मैं चेक करूं तो लेंथ किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस के। जो इसका सरकमफ्रेंस होगा उसी के बराबर तो होगा, और इसका एरिया क्या होगा, सर्कल का जो एरिया होगा उसके बराबर होगा। मुझे सबसे पहले इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद में अगर यदि यहां पे पुट डाउन कर दूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर। कंफ्यूज करने के लिए आपको और टर्म घुमा देगा, क्या चीज है कि भाई बोल देगा इसका डायमीटर है, जो सर्कुलर वायर है इसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। लो भाई, तो आपको क्या करना है, डायमीटर को पहले रेडियस बनाओ, रेडियस बना के आप फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ये बात ध्यान देनी है। इस टाइप से क्वेश्चन में आपको घुमाया जाएगा कि भाई ऐसी ऐसी स्टेटमेंट है, उसके बाद आप बताओ। जैसे आपको कंडक्टेंस आ जाए, कंडक्टेंस क्या होता है 1/r दैट इज रेजिस्टेंस। आपकी x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है लेंथ अपॉन एरिया। इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, 2πr में वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई दैट इज 3.14 ले लो या 22/7 ले लो, दोनों चीजें सेम है। r की वैल्यू क्या होगी 10 सेंटीमीटर। सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा किसका, लेंथ का। एरिया क्या होता है πr² दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास है यहां पे जो वैल्यू आ गई, एरिया भी आ गया, लेंथ आ गई। लेंथ आ गई तो हमारे पास में यहां से कंडक्टेंस को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया
तो हमारे पास में यहां से रेजिस्टेंस हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करें। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस का इनवर्स होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और रेजिस्टेंस निकल गया तो हम बहुत आसानी से, या फिर हमारे पास ये कह सकते हैं कि सेल कांस्टेंट वो क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया होता है, तो वहां से हम सेल कांस्टेंट को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे हमसे पूछ ले मोलर कंडक्टेंस बताओ, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, वो तो बहुत आसान है। मोलर कंडक्टेंस अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म दे दी है तो आप मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, अपॉन मोलरिटी। इस टर्म में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपसे लैम्डा इक्विवेलेंट पूछ लिया तो लैम्डा इक्विवेलेंट भी बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बात क्लियर है। तो यहां तक हमने जो बात की है वो क्या है, लैम्डा इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस, दोनों चीजों को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। जहां पे हमने कंडक्टेंस में बीच में हम पहुंच गए हैं, जहां पे इसका आगे आने वाली वीडियो में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को यहां तक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लैम्डा और क्या होता है लैम्डा एम और इक्विवेलेंट। बात क्लियर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की है मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।